आज से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से एलओसी से लेकर एलएसी तक 11 दिन तक हलचल रहने वाली है। ऐसी हलचल जिससे दुश्मनों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, सांसें अटकने वाली, क्योंकि आज से भारतीय वायुसेना त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत करने जा रही है। 14 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में सभी प्रमुख फाइटर जेट्स शामिल होंगे। तो भारतीय वायुसेना त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत आज से करने जा रही है। 14 सितंबर तक यह युद्धाभ्यास चलेगा, जिसमें प्रमुख फाइटर जेट्स शामिल होंगे। एलओसी से लेकर एलएसी तक 11 दिन तक अपनी क्षमताओं और जंगी तैयारियों को परखने की भारतीय वायुसेना की यह मुकम्मल तैयारी है। तो 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक त्रिशूल युद्धाभ्यास चलेगा। एलओसी से लेकर एलएसी तक 11 दिन तक यह युद्धाभ्यास चलेगा। और एलओसी से लेकर एलएसी तक मतलब यह कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक संदेश भारत की तरफ से साफ दिया जाएगा। जब हिंदुस्तान अपनी तैयारियों को जांच रहा होगा, उससे संदेश साफ तौर पर दोनों देशों पाकिस्तान और चीन को जाएगा कि भारत की ताकत क्या है, भारत की क्षमता क्या है, भारत की तैयारियां क्या है। देख ले दुश्मन गौर से। तो एक और एयरफोर्स मेगा एक्सरसाइज कर रही है और दूसरी ओर नेवी भी सुरक्षा पर मंथन कर रही है। आज से दिल्ली में नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। 3 दिन तक ये नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना के बढ़ते दखल को लेकर भी मंथन किया जाएगा। और साथ ही देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श होगा। तो एक तरफ एयरफोर्स की मेगा एक्सरसाइज, दूसरी तरफ नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट, यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं पाकिस्तान से खास मेहमान डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पीएमएल-एन के, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत सिन्हा सर मैं आपसे करूंगी। ये एक्सरसाइज, इसका महत्व और इसकी टाइमिंग दोनों के बारे में जरा जल्दी से विस्तार से जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, टाइमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं अपने अनुभव से कि चीन और पाकिस्तान जब भी कुछ हिंदुस्तान में अच्छा होने वाला होता है, चाहे रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही हो हिंदुस्तान में, तो ये कुछ ना कुछ सुगाफा छोड़ते हैं। और अब G20 हो रहा है। हाँ, अब G20 हो रहा है। हाँ। तो कुछ ना कुछ ये पंगा करने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुस्तान की छवि खराब हो। पहला चीज़ ये है, ये खीर में खटाई डालने का काम करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये नया हिंदुस्तान है, मोदी जी का हिंदुस्तान है, जहां ये कुछ अपनी शैतानी करेंगे तो उनको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। बालाकोट पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक उसका उदाहरण है। अब मैं आता हूं, तो ये जो अपना G20 है, इसके लिए हमको प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। इसका और स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है। स्ट्रेटजिक मैसेजिंग ये है रोमाना कि हम चीन और पाकिस्तान को देना चाहते हैं संदेश कि हम सब तरह से तैयार हैं, हम रिहर्सल कर रहे हैं, तुमने कुछ हरकत किया तो पनिशमेंट मिलेगा। तीसरी बात, जो इस तरह का एक्सरसाइज होता है उसका एक मोटिव होता है, एम होता है, स्ट्रेटजिक एम, कि आप आर्मी एयरफोर्स में देखो, मैनेजमेंट में जब आप कोई भी जो एमबीए करता है उसमें बताया जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली। तो यदि कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण, यदि शरीर में कोऑर्डिनेशन न हो रोमाना तो सोचो गदर हो जाएगा। तालमेल जरूरी है। तालमेल जरूरी है। तालमेल कैसे हो? जबकि एक्सरसाइज किया जाए, इसीलिए त्रिशूल। तो ये त्रिशूल एक्सरसाइज में फाइन ट्यूनिंग की जाती है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की, ऑपरेशनल प्लानिंग की, कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हम करेंगे, ऐसा हो तो ऐसा करेंगे। सर एक छोटा सा रिएक्शन पाकिस्तान से जो मेहमान है, जरा उनसे भी अब लेते हैं। इरशाद साहब सुन रहे थे ना आपसे ना सर को, कह रहे थे कि साहब बाजी नहीं आता ना पाकिस्तान, और खासतौर से रंग में भंग डालने की जो पुरानी आदत पाकिस्तान की रही है। अब हमारे यहाँ G20 हो रहा है सर, दुनिया भर के जो कद्दावर नेता हैं उनका जमावड़ा मेला एक तरीके से हिंदुस्तान में लगेगा, राजधानी दिल्ली में। तो फिर कहीं कोई हिमाकत गलती से भी ना कर दीजिएगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर, ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही है, देख रहे हैं ना। रोमाना जी, मैं पहले तो ये कहूंगा जनरल साहब,
ये हमें कोई मकसद नहीं है आपकी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, पूरी दुनिया की फोर्सेस आप करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते, उसमें ये आप नहीं कि लूटते हो। एक्सट्रीमिस्ट बन जाइए आप। पाकिस्तान की मैं आर्मी तो ये एक्सरसाइज देख नहीं रहा हूँ करती कि है, आपके मुल्क में इलेक्शन वो होने जा रहा है। पाकिस्तान को लूटती है। ठीक है सुन सेना लीजिए, सर, वो सुन लीजिए, अपनी बात रख सुन लें, लीजिए, फिर जनरल आप साहब, आ मैंने जाइएगा, आपको जवाब दे एक दीजिएगा। आधा हाँ जी मिनट हाँ, बोलने इरशाद दीजिए। साहब आप आराम से अपनी आधा बात मिनट रख बोलने लीजिए। दीजिए जनरल साहब, सिर्फ आधा मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद शोर कीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक्सरसाइज होती है, पूरी दुनिया की फोर्सेस करती हैं, लेकिन आपके मुल्क में इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है। मोदी जी बुखलाए हुए हैं, राहुल हुकूमत बनाने वाले हैं, वो वजीर आजम बनने वाले हैं आपके, और मैं उनकी ओथ सेरेमनी में आने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि ये देख लीजिए कि इन्होंने जो कुछ बोया वो काटेंगे। इलेक्शन में बुरे तरीके से हारने वाले हैं। मुस्लिम, सिख कम्युनिटी, आपके शूदर्स, आपके जो भी नीच जातें जिनको ये कहता है मोदी जी, ये सब इंसान होते हैं, ये सब इनके मुखालिफ हुए हैं। इस वक्त आप देखती जाइए, फिजा हिंदुस्तान में ऐसे बदलने वाली है इलेक्शन की कि मोदी जी को समझ नहीं आएगा खाएं कहां से और सर हजम कितनी कहां से आपकी करें। नजर तो मैं वही हिंदुस्तान कह पर रहा हूं रहती कि है, अब मतलब दूसरी अपने बात आप ही यह है जरा कि सा आप देख इसको लेते हैं सर, हमारे पीओके से पाकिस्तान लेकर मत जोड़िए। बलूचिस्तान आपकी तक एक्सरसाइज किस है। तरीके से वहां पर आपकी जो आवाम है सर वो सड़कों पर उतरी हुई है। अफगानिस्तान जैसे देश को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है अपने नागरिकों के लिए कि साहब सोच समझकर, अगर बहुत ही जरूरत हो तभी पाकिस्तान जाएं, वरना तो मत जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हाहाकार मचा हुआ है सर। और आप जो है हिंदुस्तान 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 का हवा, हिंदुस्तान 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 की तस्बीह आपकी खत्म ही नहीं होती इरशाद साहब। नहीं, यहाँ हिंदुस्तान तो नहीं, मुद्दा हम तो जो कुछ था कह नहीं सर, रहे। हम यहाँ तो ये मुद्दा कह रहे जो हैं। था उस पर जरा जवाब दे देते। देखिए, आप कहाँ चले आप गए? खुद तो हमारे यहाँ पाकिस्तान, चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान कर रहे नहीं हैं। हो रहा है, आप क्या हो देखिए- रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपना बताइए ना सर, रुमाना, मुझे- अपना बताइए मुझे ना, आपने आपके यहाँ क्या हो बोलने रहा दिया, है? मैं वहाँ आपके यहाँ चला गया इमरान खान जहाँ की- सलाखों के पीछे जहाँ हैं। की टेंशन आपके यहाँ आपके- चुनाव होगा, आपके नहीं सरकार होगा, की कब है, होगा, कैसे जहाँ के होगा, मसाइल इसका कोई आपके अता मोदी जी पता के हैं, नहीं मैं है। उधर चला आपके गया। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट जो हकीकत सेना है वो हकीकत की किस तरफ चला तरीके से गया। आप लोगों को लेकिन कठपुतलियों की हकीकत तरह को इस्तेमाल आप लोग करती कभी है, सुनते इसका आपको नहीं है। कुछ अता पता नहीं है। हकीकत लेकिन हाँ, सुनने की आप आपको लोगों में हिंदुस्तान जरूरत के नहीं है। खिलाफ आग सच उगलनी सुनने है। की आप सेना लोगों में साहब, जरूरत नहीं है। रोमाना, रोमाना, देखिए, इरशाद यही साहब तो को मैं एक कहना प्रॉब्लम है। चाहता हूँ, ये कहते हैं कि सब यही सेनाएं तो करती हैं एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज। है। अरे आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो? आपके पास तो पेट्रोल का पैसा नहीं है इरशाद साहब, अपनी सुनाते हैं। पेट्रोल का पैसा नहीं है। कहाँ पेट्रोल? आपके तो आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है टैंक चलाने के लिए। अब हंसो मत, ये तो शर्म की बात है, आपको तो मुंह छुपा लेना चाहिए। साथ साहब मुंह छुपा लीजिए, हंसो मत, ये बहुत गंभीर मामला है। आप फकीर चंद देश हो, गरीब हो, पेट्रोल नहीं है, पैसा नहीं है, टैंक चलाने का फ्यूल नहीं है, एयरक्राफ्ट चलाने का फ्यूल नहीं है, क्या बात करते हो? दूसरी बात, गाय पे लेख हो रहा है, भैंस की बात करते हो। अभी बात हो रही है त्रिशूल पे, आप पहुंच गए। मोदी जी हारेंगे, राहुल गांधी जीतेगा। राहुल गांधी एक भविष्यवाणी कर रहा हूं साथ साहब, इस देश में राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कभी नहीं प्रधानमंत्री बन सकता। एक अंग्रेजी में कहावत है, छोड़े सर, हमारा अपना मामला है, देश, हमारे देश में चुनाव होगा, अपना मामला है हमारा। उसमें पाकिस्तान की जो दिलचस्पी है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। इरशाद साहब, मैं आऊंगी आपके पास। इरशाद साहब रुकिए तो, इरशाद साहब रुकिए तो, इतना उत्तेजित मत होइए, आराम से, संयम से। पहले जरा जान लीजिए आप, सर जान लीजिए पहले आप, ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज हो रही है इसमें क्या कुछ हो रहा है, और यकीनन जब आप सुनेंगे इसके बारे में तो फिर हो सकता है आपके और होश फाख्ता हो जाए। सर मैं रुक कर लेती हूँ, हमारे डिफेंस एडिटर एबीपी न्यूज के आशीष कुमार सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष, जरा डिटेल्स बताइए ना आशीष, ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज 11 दिन तक चलेगी, इसमें किस तरीके से भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों का जायजा लेगी? आशीष, इससे पहले कि रमाना आपके प्रश्न का उत्तर दूं और दर्शकों को थोड़ा त्रिशूल और नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊं, पीएमएलएन के लीडर कह रहे थे कि राहुल गांधी की वोट टेकिंग सेरेमनी में आएंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी और उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है। उन्हीं के लीडर थे नवाज शरीफ, 2014 में स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए थे प्रधानमंत्री मोदी की, जब प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम वो ओथ ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं नवाज शरीफ की नवासी की शादी भी अटेंड कर आए थे, और बावजूद इसके इरशाद साहब जिस तरीके का जहर यहाँ पर उगल रहे हैं सर, अपनी पार्टी के नेताओं से पहले पूछ लीजिएगा उनका स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर, ठीक है ना? चलिए अब आशीष की बात पॉइंट पे आते हैं। डॉक्टर खान खुद ही इतनी लूज बॉल फेंकते हैं सर कि जब वो गेंद बाउंड्री से बाहर चली जाती है फिर आप लोग बिलबिलाने लगते हैं। अब आपने खुद ही फेंकी ना इतनी लूज बॉल, तो फिर सुनना पड़ेगा। अब सही है ये चौके छक्के जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर। आशीष आइए।
डॉक्टर खान देखिए इस एक्सरसाइज का नाम इससे पहले कि बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर खान आपके पास में आएंगे। इस एक्सरसाइज का नाम रखा ही त्रिशूल इसलिए गया है क्योंकि चुभता है ये, और दोनों तरफ। और ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न हमेशा से ही हम लोग इंडिया में भी पूछते हैं और वर्ल्ड में भी इस चीज को लेकर देखा जाता है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान और चीन की तरफ से, कि इंडिया टू फ्रंट वॉर के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ में कितना तैयार है, ये उसका उत्तर है। आप देखिए कितने स्टेट्स में एयर बेसेस इंडियन एयरफोर्स के इसके लिए तैयार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आधे दर्जन से ज्यादा स्टेट्स में जितने भी इंडियन एयरफोर्स के बेस हैं। ये हमारे दर्शकों को ये पूरा पैराडाइम एक 180 डिग्री का समझने में मदद करेगा कि त्रिशूल एक्सरसाइज कितना वाइड स्पैन में इंडिया के न केवल नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी तरह से फैला हुआ, और ये 11 दिन चलेगा। ये कोई 11 घंटे की एक्सरसाइज नहीं है। 11 दिन चलने का मतलब ही साफ होता है कि ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है। अगर युद्ध की स्थिति होती है, अगर टू फ्रंट वॉर की स्थिति होती है पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ में, तो हम किस तरह से लंबे समय तक इस वॉर को सस्टेन कर सकें, उसको लेकर ये एक रिहर्सल है। साथ ही साथ G20 का एक बड़ा मैसेज भी है। ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही एक तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये एक पूरा का पूरा स्ट्रांग मैसेज एक साथ में दिया जा रहा है, न केवल एयरफोर्स की तरफ से बल्कि आज से शुरू होने वाले नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जहां पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन को हिंद महासागर में जो उसकी बढ़ती हुई अग्रेशन है उसे किस तरह से काउंटर किया जाए, उसे और किस ये तरह से जो कंट्रोल किया घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है इस एक्सरसाइज के जरिए, इसका असर जो है वो साफ तौर पर दिखने लगा है अभी से। जिस तरीके का रिएक्शन इरशाद साहब यहाँ एबीपी न्यूज पर दे रहे थे, दर्शकों ने भी देखा। खबर एक बड़ी मुलाकात से जुड़ी हुई है। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर ये अहम बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हो सकती है। कल शाम ये मुलाकात संभव है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जरा बताइए ये जो मुलाकात है इसको लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट और चर्चा है, क्यों महत्वपूर्ण रहने वाली है मुलाकात? देखिए, लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है और दूसरा ये है कि राम मंदिर लगभग बनकर तैयार होने की स्थिति में है, और माना ये जा रहा है कि जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी राम मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया जा सकता है। इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं, सरकार के राज्य सरकार के स्तर पर किस तरह से सरकार तैयार है, इन सभी विषयों को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल शाम को मुलाकात कर सकते हैं। उन सभी विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, और ये भी संभव है कि हो सकता है राम मंदिर के उद्घाटन की एक औपचारिक तिथि की भी घोषणा हो सकती है, या तय हो सकता है घोषणा ना भी हो तो इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में बैठकर ये चीज़ें तय हो सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के दौरान शायद AK शर्मा जो राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो बहुत सारे विषय हैं, और जो प्रमुख विषय है वो राम मंदिर का उद्घाटन है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों इसी विषय को लेकर बैठने वाले हैं। क्या इसकी भी कुछ संभावना है नीरज कि राम मंदिर का उद्घाटन जो अभी तक जनवरी में बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से, वो थोड़ा और पहले इसी साल के अंत तक रख दिया जाए? इसको लेकर भी क्या किसी तरीके का मंथन हो सकता है क्या? जी, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए संभावना बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं, मुहूर्त के हिसाब से चीज़ें होती हैं। हमारी जब बात हो रही थी एक बार चंपत राय जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये 14 जनवरी के बाद से लेकर और 25 जनवरी के बीच का एक मुहूर्त है, ये एक समय काल है। इस दौरान की तिथियां प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दी गई हैं कि यही एक रिज्यूम है जिसमें आप राम मंदिर के उद्घाटन का मुहूर्त बनता है। तो उसमें समय प्रधानमंत्री को देना है, और जिस दिन डेट देंगे उसमें भी मुहूर्त निकाला जाएगा कि क्या समय होगा, किस समय पर वहाँ पर पूजन पाठ किया जाए। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, और शास्त्रों के अनुसार ही होना है, चूँकि एक बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है, एक सनातन धर्म के हिसाब से एक बड़ा आयोजन है, और ऐसे में सरकार
और जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो दोनों बहुत ही मुहूर्त के हिसाब से ही चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, एक चीज तो सनातन तय के है कि लिहाज से एक 14 जनवरी से ऐतिहासिक लेके ये 25 कार्यक्रम रहने वाला है। इसी वजह से शुभ मुहूर्त उसी को देखकर जो भी तिथि है वो तय की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं, महाराष्ट्र मुंबई से आ रही है, जहां पवई इलाके में एक बिल्डिंग में लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला है और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक लड़की एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीम्स बना दी गई हैं। फिलहाल पुलिस अलग अलग एंगल से जांच में जुटी है। तो पवई इलाके की यह घटना है जहां एक लड़की का शव बरामद हुआ है। मृतक लड़की एयर होस्टेस ट्रेनी बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अलग अलग टीम्स बना दी हैं और पुलिस जांच में जुटी है। पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में एक लेडी की डेड बॉडी मिली है। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं। इस घटना की सभी एंगल से पुलिस की तरफ से जांच शुरू है। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। लता शर्मा, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मृत्युंजय के पास चलते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय डिटेल्स क्या क्या है इस पूरे मामले में, जरा बताइए विस्तार से। रोमाना, ये 25 साल की लड़की है। 25 साल की लड़की का नाम रूपल अगारे है। ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली है और अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी और इसे करियर में सफलता भी मिल गई थी। रूपल का चयन एक नामी कंपनी में, नामी एयरलाइन कंपनी में एज एयर होस्टेस हो गया था। वो ट्रेनिंग ले रही थी। इस समय वो ट्रेनी एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थी। मुंबई के पवई इलाके में रेंट पे रहती थी, ऐसी जानकारी है। और बीती रात को इसके फ्लैट से इसका शव बरामद हुआ। जो हमें पुलिस सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि इसके गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया है और इसकी हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को पंचनामा किया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और परिवार को सूचित कर दिया गया है। परिवार रायपुर में रहता है, छत्तीसगढ़ के। आपको बता दें कि इलाके के जो सीसीटीवी है इत्यादि जब्त कर ली गई है। पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं कि बेहद करीबी शख्स है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और ऐसा भी संभव है कि इस लड़के के साथ साथ कोई और भी व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल हो जिसने लड़की को मौत के घाट उतारा। अब वजह स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और किस वजह से इसने लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लता शर्मा का रुख करते हैं। लता, जिस बात का जिक्र अभी मृत्युंजय कर रहे थे ना, मतलब पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है, कोई एक शख्स है पुलिस के रडार पर और उसी के जरिए पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला गया है या फिर आस पड़ोस के लोग, उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस के हाथ कुछ सुराग, कुछ क्लू लगा है? लता जी, फिलहाल पुलिस इस पर पूरी स्पष्ट तरीके से जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन 12 टीम जो है इस मामले की जांच कर रही है। और जब लड़की का जो शव था कल मिला था, उसके बाद पहले तो 4 टीम बनाई गई थी। फिर उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं, जैसे कि मृत्युंजय सर बता रहे हैं कि जानकारी मिली है, इसके बाद टीम जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और अच्छे से जाँच हो रही है। लड़की एयर होस्टेस थी, ट्रेनी थी और इस कारण से अचानक से क्या होगा कि ऐसी घटना हुई बीती रात को जब उसका शव मिला। उसके बाद से पूरी तरीके से जांच हो रही है। सीसीटीवी के मदद से देखा जा रहा है। लड़की का जो पर्सनल फ़ोन है उसके मदद से, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उसके मदद से देखा जा रहा है कि कौन वो व्यक्ति हो सकता है जिसने इतनी बेरहमी से रूपल की हत्या की है। और इसी कारण से पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। यहाँ के जो डीसीपी हैं दत्ता नलावड़े, उन्होंने भी ऑन कैमरा ये इस बारे में जानकारी दी है कि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जाँच हो रही है और जो उनके करीबी है उनसे भी पूछताछ हो रही है और उनके जो परिवार है उन्हें इस बारे में जानकारी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ रायपुर की ये लड़की है, 25 वर्षीय लड़की है और ट्रेनी थी, तो इस कारण से मुंबई शहर में रह रही थी, अपने घर से दूर रह रही थी और अचानक से कल जब ये घटना हुई है उसके बाद से जो जांच है अब शुरू कर दी गई है। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, एक तो ये बताइए कि अपने इस फ्लैट में ये लड़की अकेले रह रही थी, कब से रह रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी और क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या सामने आ गई है? क्या किसी तरीके का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, इस तरीके का कोई एंगल जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है या वो रूल आउट कर दिया गया?
रोमाना, देखिए ये जो लड़की है ये किराए के घर पर रहती थी और कुछ महीनों पहले ही पवई इलाके में किराए पर रहने आई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इसने एयर हॉस्टेस की जो क्लासेस होती है ट्रेनिंग ली है और जॉब की तलाश कर रही थी और इसकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग भी गई थी, बतौर ट्रेनिंग काम कर रही थी। पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया है क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए फैमिली के कंसेंट की जरूरत होती है, परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ रायपुर से रवाना हुए हैं और वो मुंबई आ रहे हैं। एक बार वो मुंबई आ जाएंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। अभी पुलिस कुछ भी कहने में बच रही है क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर कोई ये बयान देती है कि लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत धारदार हथियार से गले पर हमला किया गया है। लेकिन एक सूत्र और भी जानकारी दे रहे हैं कि ये जो घर है उसमें फोर्स्ड एंट्री नहीं है, यानी किसी ने दरवाजा तोड़कर जबरन एंट्री नहीं की है। यानी ये संकेत देता है कि कोई व्यक्ति जो जानने पहचानने वाला है या जो लड़की को पहले से जानता था वो उसकी हरकत हो सकती है, जो पुलिस की जांच में निकलकर सामने आएगा। साथ ही साथ कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। लड़की की लास्ट बातचीत किससे हुई थी, अक्सर किससे बातचीत क्या करती थी, लड़की के दोस्तों की बयान भी दर्ज होंगे और कंपनी में भी पूछताछ की जाएगी कि बीते दिनों क्या कोई लड़के के साथ कोई वाकया हो जो उसने अपने सीनियर के साथ में साझा किया हो। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जी, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय। लता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि पहले 4 टीम्स बनाई गई थी, अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 12 टीम्स बना दी गई हैं अब इस मामले में जो जांच पे जुटी हुई है। इस बीच अगली बड़ी खबर कर्नाटक के चित्रदुर्ग से आ रही है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है वहां पर। बेकाबू कार खड़े ट्रक में जाकर घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। मल्लापुरा गोलारहट्टी के पास यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। विस्तारा एयरलाइंस की एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। भुवनेश्वर से दिल्ली आ रहा था यह विमान, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो भुवनेश्वर से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, लेकिन वापस भुवनेश्वर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु भवन पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन। उदयनिधि के बयान के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान को लेकर, जिसको सीधे सीधे बीजेपी कह रही है सनातन का अपमान है, और इसी को लेकर ये ज्ञापन जो बीजेपी की तरफ से सौंपा गया है। तमिलनाडु सीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। और देखिए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी सड़क पर उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें तो आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां बीजेपी ने उदयनिधि के खिलाफ ये ज्ञापन सौंपा है। तमिलनाडु भवन जाकर ये ज्ञापन सौंपा गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जिसमें आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन भी नजर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा भी नजर आ रहे हैं। तो मतलब बीजेपी के ये एमपी विधायक दिल्ली वाले जो पहुंचे तमिलनाडु भवन। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के बारामती से बड़ी खबर आ रही है। मराठा आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन जारी है। तो महाराष्ट्र के बारामती में मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मराठा संगठन ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बारामती से, जहां मराठा आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन, और छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर नजर आ रही हैं, सड़क पर उतरी हुई हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर मराठा समाज से जुड़े हुए लोग सड़क पर उतर आए हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन सड़क पर। और ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल से भी कम जिनकी उम्र होगी, उनके हाथों में भी ये झंडे हैं, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में सड़क पर उतरी हुई हैं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर। मराठा संगठन जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बारामती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मृत्युंजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, रोमाना,
तो माना जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों पहले जालना में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन पर बैठे हुए लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है और मराठा समाज इससे काफी क्रोधित है और ये सड़कों पर उसका क्रोध नजर आ रहा है। एक तरफ देखिए, हमने जिस प्रकार से जालना में आंदोलन शुरू हुआ था और उसी रात को बहुत हंगामा हुआ था, कई बसें जला दी गई, हाईवे पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, 43 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी तक इस घटना में घायल हुए थे। उसके बाद से ये मामला पूरा तूल पकड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से राजनीति जमकर हो रही है। शरद पवार खुद जालना पहुंचे, उद्धव ठाकरे पहुंचे, आज कुछ घंटों में कुछ समय बाद राज ठाकरे वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये राजनीति भी जमकर हो रही है। आज महाराष्ट्र के 4 से 5 जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। इस सबके बीच राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, खासतौर से जिस तरीके से जालना में जो आरक्षण की मांग कर रहे थे, प्रदर्शनकारी थे, उन पर सीधे सीधे लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। इसके बाद अब इस पूरे मामले में निशाने पर क्या राज्य सरकार ही है, मृत्युंजय? बिल्कुल, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है और खास करके जब उनका मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री खुद मराठा समाज से हो, राज्य का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुद मराठा समाज से हो, तो राज्य सरकार पर दबाव बनता है। इसीलिए राज्य सरकार ने अभी 12 बजे एक बैठक बुलाई है कैबिनेट की और इसी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर यह बैठक होगी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है ये किसी भी सरकार के लिए एक घंटी है और ये ऐसी घंटी है कि आखिरकार ये कभी भी खतरे की घंटी में तब्दील हो सकता है। वजह यही है और खासतौर से तब ये और बड़ी खतरे की घंटी बन सकता है जब आने वाले समय में चुनाव हों, जी, लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ उसके बाद महाराष्ट्र में 2024 अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव भी है। इसीलिए राज्य सरकार के लिए ये बड़े खतरे की घंटी है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में इसी मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो राजनीति तेज हुई है, इस पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने सीएम शिंदे को जनरल डायर बता दिया है। महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं, ये कह रहे हैं संजय राउत। एक मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी मुख्यमंत्री, जनरल डायर। ये सीधे निशाना साधते हुए संजय राउत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम पर। मंत्रालय में बैठा हुआ जनरल डायर कौन है जिसने जालना में बैठे हुए बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से जो आंदोलक हमारे बैठे थे मराठा समाज के, उनके ऊपर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए, लाठी चार्ज के आदेश किसने दिए, लोगों के सर किसने फोड़े हैं? तो आदेश आया, पुलिस बोलते हैं ऊपर से आदेश आया, इसलिए हमको करना पड़ा। हमको ये कोई करने की जरूरत नहीं थी। वो महाराष्ट्र में एक नहीं 3 जनरल डायर है, एक मुख्य जनरल डायर है और 2 डेप्यूटी जनरल डायर है। अजीत पवार जी कल तक मोर्चा में शामिल होते थे मराठा समाज के, आज कहाँ है? कि पंजाब के फगवाड़ा के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने यहां फगवाड़ा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने बाकायदा भांगड़ा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से कलाकारों के साथ अनुराग ठाकुर ने रंग जमाया। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु के सीएम उदयनिधि के सनातन को लेकर दिए बयान पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा, देश में सनातन था, है और रहेगा। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही ठिकाने पर पहुंचाएगी। पूरे देश से
इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। तो उदयनिधि के बयान को लेकर सीधे सीधे बीजेपी के निशाने पर विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, पूरे गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए, ये मांग कर रहे थे अनुराग ठाकुर। आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि साहब सनातन था, है और रहेगा। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई में एयर होस्टेस की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक लड़की का नाम रूपल ओगरे है। 24 वर्षीय ये लड़की एक एयर होस्टेस के तौर पर ट्रेनिंग ले रही थी। रूपल छत्तीसगढ़ के रायपुर से थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब इस मामले में पुलिस ने 12 टीम बनाकर जांच आगे बढ़ाई है।